हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी के बारे में। मेवाड़ के रावल रतन सिंह व रानी पद्मिनी भाग 2। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी। रावल रतन सिंह का राज्याभिषेक। रावल समर सिंह के पुत्र रावल रतन सिंह 1302 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। रावल रतन सिंह मेवाड़ की रावल शाखा के अंतिम शासक हुए। अमर काव्य वंशावली के अनुसार रावल रतन सिंह को रावल समर सिंह ने गोद लिया था। रावल रतन सिंह मेवाड़ की राणा शाखा के थे। रतन सिंह इससे पहले कई वर्षों तक लखनवसी राणा लक्ष्मण सिंह के साथ मालवा में भी रहे। रावल रतन सिंह के समय मेवाड़ की स्थिति। रावल रतन सिंह से पहले मेवाड़ की 3 पीढ़ियों ने मेवाड़ की बड़ी उन्नति की। रावल जैत्र सिंह, रावल तेज सिंह व रावल समर सिंह ने न केवल मेवाड़ को विजेता बनाया बल्कि व्यापार को भी बढ़ावा दिया। अब मेवाड़ की ख्याति समूचे हिंदुस्तान में फैल रही थी। सुल्तानों को इस बात का खटकना स्वाभाविक था। रानी पद्मिनी, रानी पद्मावती, ये पुंगल के 9वें महारावल पुनमाल जी भाटी की पुत्री थी। रानी पद्मिनी की मां सिरोही की जामकंवर देवड़ा थी। इतिहासकार गौरीशंकर ओझा ने अनुमानित रूप से चित्तौड़ से 25 कोस पूर्व में स्थित सिंगोली नामक प्राचीन स्थान को रानी पद्मिनी का मायका बताया है। सिंगोली में प्राचीन किले के खंडहर मौजूद है। उस समय सिंगोली पर चौहानों का राज था। मलिक मोहम्मद जायसी ने भी रानी पद्मिनी के पिता गंधर्व सेन को चौहान वंशी बताया है। सिंगोली व सिहोल कुछ कुछ मिलते हुए शब्द भी है। 1540 ईस्वी में लिखे गए पद्मावत ग्रंथ के अनुसार सिहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन व रानी चंपावती की पुत्री थी, जो कि सही नहीं है। वास्तव में श्रीलंका के सिहल द्वीप में गंधर्व सेन नाम का कोई राजा हुआ ही नहीं। रानी पद्मिनी के सही इतिहास को कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर कई ख्याली किस्से लिखकर राजपूताना के इतिहास को खराब किया। इनमें से बहुत सबसे गलत किस्सा अलाउद्दीन द्वारा रानी के प्रतिबिंब को देखना है। पंडित गौरीशंकर ओझा, कविराज श्यामल दास जैसे इतिहासकार भी इन ख्याली किस्सों को गलत बताते हैं। सही हाल कुछ इस तरह है। एक बहुत बड़ा जादूगर राघव चेतन चित्तौड़ आया। इसकी कला से रावल रतन सिंह बड़े खुश हुए, पर एक दिन रावल रतन सिंह इससे नाराज हुए और उसे अपनी सेवा से खारिज किया। राघव चेतन ने इसी दिन से मेवाड़ को बर्बाद करने का निश्चय किया। राघव चेतन जानता था कि सिवाय अलाउद्दीन खिलजी के दूसरा कोई शासक मेवाड़ को टक्कर नहीं दे सकता। राघव चेतन दिल्ली में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया और वहां अपनी जादूगरी दिखाकर सुल्तान को खुश किया। इस जादूगर ने एक दिन रावल रतन सिंह से बदला लेने के लिए दरबार में सुल्तान के सामने रानी पद्मिनी के रूप की तारीफ की। सुल्तान अलाउद्दीन ने रावल रतन सिंह को खत लिखकर रानी पद्मिनी को दिल्ली भेजने की बात कही। इस बात से आग बबूला होकर रावल रतन सिंह ने एक खत कुछ इस तरह लिखा कि सुल्तान को अगले ही दिन अपनी बड़ी फौज के साथ चित्तौड़ के लिए कूच करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी की फौज की चित्तौड़ पर चढ़ाई की खबर जब मेवाड़ पहुंची तो यहाँ से बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। हजारों लोग मालवा और दक्षिण भारत की ओर चले गए और वहीं बस गए। रावल समर सिंह के शासनकाल में जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाने वाले जैन व्यापारी जीजा शाह के वंशज व उनके परिवार वाले भी मेवाड़ छोड़कर दक्षिण भारत चले गए। अमीर खुसरो तारीख-ई-अलाई में लिखता है कि सोमवार तारीख 8 जमादी उसानी संवत 702 28 जनवरी 1303 ईस्वी को सुल्तान अलाउद्दीन चित्तौड़ लेने के लिए रवाना हुए। मैं भी इस चढ़ाई में सुल्तान के साथ था। सुल्तान ने गंभीरी और बेड़स नदियों के बीच अपने डेरे जमाए। इसके बाद सुल्तान की फौज के दाएं और बाएं खड़ी फौजी टुकड़ियों ने किले को घेर लिया। ऐसा करने से तलहटी की बस्ती भी घेरे में आ गई। सुल्तान ने अपना झंडा चित्तौड़ी नाम की एक छोटी पहाड़ी पर गाड़ दिया। सुल्तान वहीं दरबार लगाते थे और घेरे के मामले में हुक्म देते थे। अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ युद्ध का ज़्यादा विवरण नहीं दिया है, परंतु समकालीन होने से यह वर्णन महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें पक्षपात भी काफ़ी है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1 माह तो घेराबंदी में लगा दिया। चित्तौड़ के किले की पहाड़ी के चारों तरफ खिलजियों की सेना के पड़ाव थे। 3 माह बीत गए, लेकिन किले में न रसद खत्म हुई और न पानी, होती भी कैसे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कई तालाब थे और यहाँ खेती होती थी। इस वक्त चित्तौड़ के किले से मंजीकों के द्वारा खिलजियों पर पत्थरों की बौछार भी की गई। घेराबंदी के 4थे माह में चित्तौड़ के राजपूत हावी हो गए और उन्होंने खिलजियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। इन 4 महीनों में अलाउद्दीन खिलजी को इतना समझ आ चुका था कि चित्तौड़ के राजपूतों को बल से परास्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने छल का सहारा लिया।